प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कल दोनों साथ में थे, एक साथ थे, मंच पर थे। दोनों एक दूसरे की खूब जमकर के प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन कल ही दो बड़े झटके सुप्रीम कोर्ट से लगे। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डबल झटका मोदी और नीतीश सरकार की, भाजपा की एनडीए सरकार की बिहार में उल्टी गिनती शुरू कर देगा? क्या वाकई बिहार में चुनाव पलट जाएगा इन दो बड़े फैसलों से? और ये दो बड़े फैसले हैं बिहार में वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कुछ कहा वो, और उसके बाद में जिस तरह से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। और दूसरा बड़ा मसला जो कल लोगों से दब गया, यानी वक्फ को लेकर के इतनी सारी बातें कल हुई, लेकिन जो दूसरा मसला है उस पर बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कल दो टूक कहा कि अगर ज्यादा आप इधर उधर करोगे तो बिहार के अंदर एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसी को रद्द कर देंगे। यह बहुत बड़ी टिप्पणी कल सुप्रीम कोर्ट से निकल करके सामने आई, जो खबरों में बहुत ज्यादा जो है वो अपने लिए जगह नहीं बना पाई। तो सवाल यह है कि अगर एसआईआर, उस पर भी बात नहीं बन पाई, एसआईआर पर भी दाल नहीं गल रही है, वक्फ को लेकर के जो बात कही गई थी जिस पर नीतीश कुमार ने सारा दामोदार जो है वो नरेंद्र मोदी पर डाल दिया था कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो हम मुसलमानों को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। यानी बीजेपी ने कहा जाता है कि नीतीश कुमार को कन्विंस किया कि भैया मुसलमान आपको वोट नहीं दे रहा है, क्यों बेकार में मुसलमान के पीछे पड़े हुए हो, छोड़ दो ये वक्फ वाला मामला, हमारे साथ रहो और हमारे साथ रह करके वक्फ वाले मामले पर सरकार का संसद में साथ दो। सरकार का संसद में साथ दिया, लेकिन फिर भी हुआ तो वही जो सुप्रीम कोर्ट ने चाहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को ही पलट दिया। यानी सरकार ने जो संशोधन किए थे तकरीबन वो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिए। तो सवाल अब यह है कि क्या लोगों के बीच में जो परसेप्शन गया है या जाएगा या जा रहा है, उसको मोदी और नीतीश रोक पाएंगे? एक बार जरा देखिए तो सही किस तरीके से, किस अंदाज में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की कॉपी करने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया की बात करते हैं और अब ये न्यू एक स्टेट की बात करने लगे हैं कि न्यू स्टेट बनेगा। और ताली बजवाने का आप तरीका तो देखिए, मतलब ऐसे तो जो सड़क किनारे बेचारे जो लोग होते हैं, दो वक्त की रोटी के लिए डुगडुगी बजाते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि ताली बजाओ एक बार मैं खेल शुरू करता हूं, उनको भी माफ कर गए। अब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उस पर बात करें उससे पहले सिर्फ एक झलक आप देख लीजिए वक्फ को लेकर के, क्योंकि वक्फ को लेकर के जिस तरीके से लड़ाई खड़ी की गई थी या परसेप्शन खड़ा किया गया था, वो सब चकनाचूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि जिले का कलेक्टर यह निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, कोई मुस्लिम ही वो बोर्ड का सीईओ होगा। यहां पर भी खारिज। तीसरी सबसे बड़ी बात, राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते हैं और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। प्रॉपर्टी वक्फ करने वाले को 5 साल से मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं होगा। यानी सारी जो बातें अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से कर रही थी, और आप मत भूलिए इस बात को, वक्फ को लेकर के स्टैंडिंग कमेटी के पास में जेपीसी बनाई थी बीजेपी ने, उस वक्त में मुद्दा गया था स्टैंडिंग कमेटी के पास में, कितनी बैठकें हुई उसको लेकर के, और आप देखिए कि क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। कितना आपने जो है इस मुद्दे पर जोर लगाया, कहां पर इसको लेकर के बैठकें नहीं हुई, लेकिन हासिल क्या हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं,
आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब विपक्ष इसमें अपनी जीत बता रहा है, यानी नीतीश कुमार के हाथ खाली हैं। संशोधन कानूनों पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है। आज के फैसले में जो कुछ बिंदुओं पर अंतरिम रोक उच्चतम न्यायालय ने लगाई है, वो ये दर्शाता है कि सरकार की साजिश और सरकार की मंशा इस कानून को, इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे जो है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझा है। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक पॉइंट था, उस पर रोक लगाना या फिर कलेक्टर राज पे रोक लगाना, ये दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत है और ये अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन अंतरिम फैसला जरूर है और ये राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए। मैं चूंकि खुद याचिका करता रहा हूं, मैं संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार लड़ता रहा हूं, सड़क पर भी लड़ता रहा हूं और माननीय अदालत की चौखट पे भी लड़ रहा हूं। तो मुझे खुशी है कि इस कोर्ट ने आज हमें एक राहत दी है, एक अच्छा फैसला सुनाया है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को हम उसकी साजिश में, वक्फ की जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को देने की साजिश में हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। अब समझिए एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जो दूसरा बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सरकार को लगा है एसआईआर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर वोट वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह मान करके चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जा रही है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। यह लाइन सबसे बड़ी बात है। यह सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि चुनाव आयोग वो इस बात को समझता होगा कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, लेकिन अगर चुनाव आयोग फिर भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा है, हमारे दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो हम इस प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। इससे पहले भी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तनातनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ये वोट बनाना, हटाना या एसआईआर करना ये हमारा काम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट हमें दिशा निर्देश ना दे। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल इस बात को कहा गया। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जोयमाला बागची की बेंच ने स्पष्ट किया है कि वह बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता है। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। मामले में 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। एसआईआर का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ड्राफ्ट लिस्ट आई, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि अब आप ऑब्जेक्शन और क्लेम फाइल कर सकते हैं। बताया कि 16 लाख नए लोगों ने आवेदन किया है और 4 लाख ऑब्जेक्शन मिले हैं। हमने उतार के देख लिए। पूरे नाम नहीं है, जो थोड़े से नाम चुनाव आयोग ने दिए हैं। कोई 4 लाख नए आवेदन का नाम दिया। नए आवेदन की उम्र कितनी होगी? 18 साल, 19 साल, 20 साल। हमने चेक किया, जो 4 लाख नाम अभी तक दिए हैं उनमें से सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो 18, 19, 20 साल के हैं। चलिए आप खींच के 25 साल भी कर लीजिए, तब भी 40% ऐसे हैं जो कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और ये देखिए, ये 100 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हैं जो कह रहे हैं मैं नया वोटर बनना चाह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया, कृपया मेरा नाम इसमें जोड़ दीजिए। मतलब क्या? फर्जीवाड़ा है, नई वोटर नहीं है।
ये वो वोटर हैं 65 लाख में से जिनके नाम कट गए और चुनाव आयोग अपनी गलती ठीक करने के बजाय उनको कह रहा है कि तुम अपना पुराना एपिक कार्ड भूल जाओ और नए सिरे से फॉर्म 6 भरो। चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा है। दूसरा फर्जीवाड़ा ये देखिए ऑब्जेक्शंस में है। लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? हमने पाया कि 58% ऑब्जेक्शन करने वाले लोग खुद अपने नाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन कर रहे थे। ये लोग हैं जिन्होंने 1 महीना पहले फॉर्म भरा था, कहा था मेरा नाम जोड़ दीजिए। चुनाव आयोग कहता है कि लोगों ने अपने आप फॉर्म भरा है और 1 महीने के बाद वही व्यक्ति कह रहा है कि मेरा नाम काट दीजिए क्योंकि मैं कहीं बाहर रहता हूं, क्योंकि मेरा कहीं और वोट बना हुआ है, मैं यहां नहीं रहता। और ये देखिए, ये वो सैकड़ों लोगों की लिस्ट है जो कह रहे हैं कि मेरा नाम काट दीजिए क्योंकि मैं फॉरेनर हूं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। जो कह रहे हैं कि भैया आओ मेरे को अंदर कर दो, जेल के अंदर कर दो। वो क्या रहा है फर्जीवाड़ा? 5 लोग कह रहे हैं कि मैं मृत हूं, मेरा नाम काट दीजिए, खुद कह रहे हैं। मतलब या तो उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था या ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं भरा है। सारा फर्जीवाड़ा BLO के थ्रू चुनाव आयोग करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने की सभी जानकारियां सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर नहीं रहा है, ये याचिकाकर्ताओं ने कहा। और इसके बाद में जज साहब जस्टिस सूर्यकांत शर्मा उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कानून जानता है, वह भारतीय नागरिक और विदेशी घुसपैठियों में फर्क करने में भी सक्षम है। अब यहां पर जो है वो सबसे बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी ने कल भी इस बात को कहा कि एक भी घुसपैठिया नहीं रहने देंगे। एक तरफ तो आप खुद कहते हो कि हम जो है वो चुनाव आयोग के आधार पर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, और दूसरी तरफ खुद कह रहे हो कि मेरी सरकार, मैं, ये सारी बातें जब आप कहते हो तो फिर पता चल जाता है कि दोनों एक ही तरफ है। अब ऐसे में राहुल गांधी, उनका जो हाइड्रोजन बम है वो तो बाकी है। FIR पे आप कल बोल रहे थे, उसको लेकर आज अभी जो है वो इशू बनेंगे, क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, इशू तो बिहार में है। तो मेन इशू है प्लीज कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आने वाले समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। बीजेपी के आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। आप जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। राजनीति दरअसल परसेप्शन की चीज है। पॉलिटिक्स परसेप्शन से चलती है, और परसेप्शन अगर आपका बिगड़ जाए तो फिर कोई कॉम्बिनेशन वो काम नहीं आता है। मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है वो इस वक्त में बिहार में इस चुनाव को लेकर के करो या मरो की स्थिति में है। विपक्ष का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। विपक्ष के पास में तो पाने के लिए पूरा आसमान है। तेजस्वी यादव ऊपर जाएंगे, कुर्सी पाएंगे। तेजस्वी यादव अगर सरकार में आते हैं, बहुमत लेकर के आते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। नहीं हुआ तो अभी भी विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष हैं, कल भी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। राहुल गांधी वो आज भी नेता प्रतिपक्ष हैं। बिहार में अगर सरकार बनवा पाने में कामयाब रहे तो सेंटर में नरेंद्र मोदी के लिए उनकी जो बैसाखी है, उस बैसाखी को खींचने के लिए और ताकत मिल जाएगी। विपक्ष के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। और बीजेपी के पास में, नरेंद्र मोदी के पास में, नीतीश कुमार के पास में खोने के लिए ही है सब कुछ। यानी जो नुकसान होगा वो नुकसान ही है। अब पाएंगे क्या? क्या बीजेपी ये कह सकती है या मान सकती है कि वो इतना प्रचंड जनादेश लेकर के आएगी कि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने? अगर आज की तारीख में अगर आप
तमाम तरह की सिचुएशन को अगर सामने रख करके देखें, ये बात गले नहीं उतरती है। जितने सर्वे या जिस तरह से अभी जो फैक्टर काम कर रहे हैं, इसको अगर आप देखें तो ये बात गले नहीं उतरती है कि नरेंद्र मोदी इस कंडीशन में हो या बीजेपी इस कंडीशन में हो कि वो प्रचंड जनादेश लेकर के आए, ऐतिहासिक जनादेश लेकर के आए और बीजेपी पहली बार बिहार में अपना सीएम बना पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा रही और उसके बाद में अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो यात्रा निकाल रहे हैं गाय के नाम पर। वो कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो वहां पर भी आपको चोट पड़ेगी। धार्मिक मुद्दों पर भी आप पर चोट है, राजनीतिक मुद्दों पर वोट चोर गद्दी छोड़ इस पर भी आपको चोट है। और तेजस्वी यादव, उन्होंने एक और ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो अभी यात्रा निकाली थी राहुल गांधी के साथ में मिलकर के, उस यात्रा में हम जिस जिस जगह पर नहीं जा पाए, जिन जिन जिलों में नहीं जा पाए, जिन जिन विधानसभाओं में नहीं जा पाए, अब हम उसके लिए एक अलग से यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा में तेजस्वी यादव होंगे। क्योंकि माना यह जा रहा है कि अभी जो यात्रा हुई है वो यात्रा ज्यादातर कांग्रेस वाली जो सीटें हैं, जो कांग्रेस के पास में जाएगी, कांग्रेस के जनाधार वाली जो सीटें हैं वहां पर यात्रा निकली है। अभी तेजस्वी यादव की जो सीटें हैं 70-75 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका बहुत मजबूत होल्ड है, करीब करीब 80 सीट आप मान करके चलिए। अब ये जो लड़ाई है वो 10 सीटें बढ़ाने वाली है। 10 सीट अगर कांग्रेस ने बढ़ा दी, 10 सीट अगर तेजस्वी यादव यहां पर बढ़ा देते हैं, 5-5 सीट भी अगर बढ़ा देते हैं, सरकार बन जाएगी। बस यही जो है वो इस वक्त में तेजस्वी यादव के सामने, राहुल गांधी के सामने बड़ा सवाल है कि जो आपके पास में है उसको बचाना है और उसके अलावा बस आपको 5 सीट 10 सीट और लेकर के आनी। और अगर इतना काम भी हो गया तो सरकार बन गई। बीजेपी के पास में यह है कि जो आपके पास में है, अगर उसमें से 5 सीट चली गई, 10 सीट चली गई, आपकी सरकार चली जाएगी। क्योंकि बिहार में स्लाइट जो है वो मार्जिन है, कोई बहुत प्रचंड जनादेश नहीं था। और ऐसे में जिस तरीके से जान फूकी जा रही है परसेप्शन की लड़ाई में, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, हर तरीके से अपने आप को जो है वो दूसरे से अव्वल दिखाने की कोशिश जो है उसको जनता किस तरीके से लेगी। क्योंकि आखिर में तय तो जनता जनार्दन की अदालत में ही होगा। सर्वोच्च अदालत में जिस तरीके से झटके लग रहे हैं, सर्वोच्च अदालत में जिस तरीके से सरकार के फैसलों पर उंगली उठ रही है, जनता की अदालत में किस पर उंगली दबेगी यह महत्वपूर्ण है। वहां पर जो उंगली उठी है, अगर उसी अंदाज में यहां पर उंगली दब गई तो खेल खत्म। और अगर जनता यहां पर फिर से बीजेपी के साथ में, नीतीश के साथ में चली गई तो फिर यह कहा जाएगा कि बिहार में बरसों लग जाएंगे सत्ता में आने के लिए। और इस बात को तेजस्वी भी समझते हैं, इस बात को राहुल गांधी भी समझते हैं। और इसीलिए बिहार में करो या मरो की लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई में आज की तारीख में विपक्ष कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूती में अगर पा रहा है तो उसके पीछे जमीन की लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में भी जो जीत मिल रही है वो बहुत अहम हो जाती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।